नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जाना-माना चेहरा हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो संडे स्टोरी है, आज फिर केरल की बात होगी क्योंकि केरल में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अपने पूरे जोश पे, पूरे शबाब पर है। अब तक हमने स्टूडियो में बैठ के, यहाँ बैठ के जो विश्लेषण किया वो किया, लेकिन असल ज़मीनी हकीकत क्या है? चुनाव बदला है या चुनाव जैसा पहले एक्सपेक्टेड था वैसा ही है? या चुनाव में कुछ नए रंग देखने को मिल रहे हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि गिलवेस्टर भाई से हम बात करें कि रोज़ जो फील्ड पे जा रहे हैं, असल में तापमान, चुनावी तापमान केरल का क्या है? इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी गिलवेस्टर भाई से कि एक बार आप हमें ज़रूर जॉइन कीजिएगा क्योंकि केरल से खबरें जो है ना वो पूरी भारत तक उस तरह की नहीं पहुँचती, जैसी असल हकीकत वहाँ है क्योंकि आपको याद होगा, जब शशि थरूर की कांग्रेस से नाराज़गी चल रही थी, तो पूरा नेशनल मीडिया इस बात पे ज़ोर दे रहा था कि शशि थरूर से बहुत नुकसान कांग्रेस को होगा, शशि थरूर अगर गए तो बहुत बड़ा डेंट लगेगा। अकेले गिलवेस्टर भाई ऐसे थे जो हमारे चैनल पे आके कह रहे थे कि शशि थरूर में वो दम नहीं है या शशि थरूर का वो रुतबा नहीं है कि बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस को लगा सके। तो इसलिए ज़रूरी है इस तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू प जानना असल हकीकत का पता लगना बहुत ज़रूरी है। ग्लिस्टर भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इस भरे चुनाव में इतने बिज़ी शेड्यूल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल मैं आपको यही पूछूँगा कि जो हम पहले बात करते थे केरल की राजनीति की, केरल के चुनाव जब कैसे होंगे, क्या चुनाव अभी उसी उस पे चल रहे हैं या बदला है चुनाव कुछ? अगर बदला है, तो क्या बदला है? देखिए, अभी तक तो जिस तरह से ट्रेंड चला हुआ था, उसी ट्रेंड पे चला हुआ है, कोई ज़्यादा बदलाव अभी ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम चुनाव की जो तैयारी से पहले जो एक माहौल देखें, वो ये था कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे दिसंबर में, उसमें जो है काफ़ी अच्छी जीत, बहुत ही भारी जीत जो है कांग्रेस वाले मोर्चे को मिली थी। तो उससे उनका मनोबल तो बढ़ा ही था और साथ में एक माहौल वहाँ से तैयार होना शुरू हुआ था। 2 चीज़ें उसमें हुई है, एक तो ये कि कांग्रेस के अंदर काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरा एलडीएफ के लिए एक जो है वार्निंग साइन मिल गया था। तो यानी असेंबली चुनाव से पहले उनको अपने इंट्रोस्पेक्शन करने का एक जो है अवसर मिला कि क्या गलत हुआ। तो उन्होंने भी उसके ऊपर काफ़ी काम किया है। तो जो अभी चुनाव की जो गति है केरला के अंदर, ऐसा लग रहा है कि अभी कोई हवा जो है बहुत ऊपर नज़र आ नहीं रही है किसी के भी फ़ेवर में। हालाँकि एक अंडर करंट ज़रूर है, क्योंकि जो बदलाव का जो अंडर करंट है, वो अभी बिल्कुल कायम है। ऐसा नहीं कह सकते कि लोग बदलाव नहीं चाहते। वो बदलाव का जो एक अंडर करंट है, लेकिन वो अभी एक वेव में तब्दील हुआ है, ऐसा अभी हम देख नहीं रहे हैं कहीं पर भी। लेकिन जैसे-जैसे अभी क्योंकि 11-12 दिन बचे हैं चुनाव के लिए और आपको पता है कि काफ़ी कम समय था चुनाव कैंपेन के लिए। और उसके लिए हालाँकि यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है, वो ये भी कह रही थी कि ज़्यादा दिन इसलिए नहीं दिए गए, क्योंकि वो एक जो वेव बनाना चाहते थे, एक जो हवा बनाना चाहते थे, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूरी होता है। क्योंकि कैंपेन के अंदर जब जाओगे, लोगों से मिलोगे, तभी एक हवा बनती है जब चुनाव के आस-पास जब आप पहुँच जाते हो, पोलिंग के पास। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि करीब 20 दिन से भी कम मिले हैं इनको जो सही तरीके से कैंपेन करने के लिए। क्योंकि अभी पिछले कल ही जो है नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि भी खत्म हुई है और पूरा चुनाव में जितने कैंडिडेट्स बने हैं उनका एक पिक्चर क्लियर हुआ है। तो उस वजह से भी एक थोड़ा कम टाइम है राजनीतिक पार्टियों के लिए एक हवा बनाने के लिए। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कि दोनों मोर्चे जो हैं वो काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं। हालाँकि जो मैं पहले कह रहा था कि जिस तरीके से पिछले चुनावों में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो अपना लोकल बॉडीज़ का चुनाव हो, उसमें जो एक क्लियर एज जो यूडीएफ को मिला है, उससे उनके लिए एक उनका कॉन्फिडेंस हमेशा से बूस्ट रहा है और उनका जो मेन टारगेट भी असेंबली इलेक्शन ही था। तो लेकिन जैसे कि अभी जो कैंपेन जारी है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम के बाद थोड़ा-सा साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जी। यहाँ के जो वोटर्स हैं, वो भी बहुत खुल के बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है इस बार। कुछ लग रहा है जी, कि जी, वो जी। कुछ कुछ तो उन्होंने मन में ठाना है, लेकिन वो बाहर बताने में थोड़ा-सा जो है उतना ओपनली हुँ, नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे। क्योंकि जैसे जी, जी। पिछले चुनाव इसमें में एक क्या हुआ जी, जी, एक चीज़ मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा
ये बड़ा कल 2 दिन पहले भी मैंने भी वीडियो बनाया था 2 दिन पहले। ये बड़ा अनयूजुअल है, कांग्रेस में पिछले 10-12 साल से जो चीज़ नहीं दिख रही थी, वो केरल में पहली बार दिख रही है कि इतने गुटों में बटी हुई कांग्रेस अचानक इस कैंपेन के दौरान एकजुट दिख रही है। सबका एक ही मिशन है, इंक्लूडिंग शशि थरूर भी, जो यूँ लग रहा है हमें जो देखने की एक ही मिशन पे जुटे हैं कि किसी तरह से पार्टी को सत्ता में पहुँचाना है। ये कैसे हुआ भाई? देखिए, शुरू में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई थी, तो उस टाइम जैसे आपको पता है कि हाईकमान ने एक फैसला लिया था कि जो भी संसद सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इस बार असेंबली चुनाव में नहीं लड़ेंगे। और उस दौरान जो है सिर्फ एक के सुधाकरन, जो पहले यहाँ पे पीसीसी के अध्यक्ष होते थे और कन्नूर से एमपी है, सिर्फ वो जो है अड़े रहे कि उनको चुनाव लड़ना है। तो उस टाइम मीडिया में काफी चर्चा हुई कि देखो कांग्रेस में इतना ज्यादा अंदर जो है अंतर कलह हो गया है, और सुधाकर जो है भिड़ गए हैं केंद्र नेतृत्व से और राज्य जो पीसीसी लीडरशिप के साथ। तो वो एक शुरू में थोड़ा सा इनको जो है एक सदमा सा लगा था कांग्रेस को कि ये किस तरफ जाएगा, लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी बना लिया। और उसके बाद जो है जो कैंपेन के अंदर अभी कोई भी ऐसी गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। हालांकि कोई पहले जो है थोड़ा बहुत बोलते भी थे लोग पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ, वो भी अब नजर नहीं आ रहा है। और सारे नेता जो है अपने अपने जगह अपने पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। और आपने खास तौर पर शशि थरूर की बात की, मैं ये कहना चाहता हूं कि वाकई शशि थरूर पिछले कई चुनावों से इस बार बहुत ज्यादा एक्टिव है। और वो इस तरीके से एक्टिव है कि वो कैंडिडेट्स के साथ जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी व्यापक दौरा कर रहे हैं। और कल ही वो बात कर रहे थे कि क्योंकि समय बहुत कम है, तो हो सकता है कि सारे जिलों में वो नहीं जा पाए, हो सकता है 14 में से 13 जिला कम से कम वो कवर कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे जिलों में जाकर जो है चुनाव प्रचार में वो हिस्सा लें। और उनके चुनाव प्रचार में लोग सुनने आ भी रहे हैं उन्हें, क्योंकि आपको पता है कि पहले उनकी काफी अनबन सी रही थी। तो लोग अब देखना चाहते हैं कि शशि थरूर किस तरह से कांग्रेस के फेवर में क्या बात कर रहे हैं। तो लोगों में थोड़ा उत्साह भी है उनको सुनने के लिए, तो इसलिए वो आज भी जी। काफी एक्टिव नजर आ रहे थे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो वो एक जो है पॉजिटिव पॉइंट कांग्रेस के लिए इस बार मिला है। और कोई भी ऐसी गुटबाजी या बहुत ज्यादा अंतर कलह अभी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और एक ही मकसद सब कह रहे हैं कि हमें पहले जो है इलेक्शन जीतना है। और हालांकि पीछे आपको पता होगा कि पीजे कुरियन, जो कि पहले डेप्यूटी चेयरमैन होते थे राज्यसभा के, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में ये कह दिया कि अगर यूडीएफ जीती तो रमेश चेन्नितला मुख्यमंत्री होंगे। और वो उस समय वहां पे बैठे हुए थे स्टेज पे। उसी टाइम रमेश चेन्नितला ने बोला कि ये बातें अभी करने का टाइम नहीं है, तो कृपया इन चीजों में अभी ना जाएं, हमारा सबसे बड़ा मकसद है जीतना। और उसके बाद जो है हाईकमांड और एमएलए मिलकर जो भी तय करेंगे उस समय होगा। तो उसे लगता है कि भाई कांग्रेस को एक समझ आ गया है कि किसी तरह से जो है इन चीजों को आगे ले जाया जाए। भाई गिलोस्टर भाई, कहीं इसके पीछे एक ये भी वजह है कि कांग्रेस को ये मालूम है कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर इस बार भी चूके तो अगली बार कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी एक बड़ी फोर्स बनेगी, तब आपको ज्यादा मुश्किलात होगी। ये भी एक वजह हो सकती है कांग्रेस के इस एकजुटता की, या कांग्रेस के मतलब पुरानी कांग्रेस का जो झलक दिख रही है। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि देखिए कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। पहली बार उनको जो है 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा एक सिचुएशन आई है जहां पर वो 10 साल लगातार सत्ता से बाहर हैं। और ये तो उनकी मुझे लगता है कि प्रशंसा करनी चाहिए कि कांग्रेस ने अपने आप को संगठनात्मक रूप से बचा के रखा है केरला के अंदर, और कोई बहुत बड़ा जो है यहाँ से लोगों का पलायन नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस बार वो नहीं अच्छी तरह से लड़े चुनाव, तो जैसे आपने कहा कि एक गैप यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि जो एलडीएफ है उसका तो अपना एक वोट बैंक और उसका एक अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस है वो तो इंटैक्ट है। तो जो स्पेस आएगा वो आएगा कांग्रेस में ही। अगर कांग्रेस कमजोर हुई तो उसका स्पेस जो है पहले बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। और यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जो सबसे बड़ा निशाना वो कांग्रेस पर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कांग्रेस जो है केरला में किसी भी प्रकार सत्ता में आए। उसका मेन कारण ये भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए अब जो है केरला एक बहुत ही क्लोज डेस्टिनेशन है जहां तक उनके इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स की बात करें तो। और अगर केरला के अंदर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसका एक बहुत अच्छा असर जो है पूरे देश में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि केरला की जनता की जो सोच, या अगर वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जा रही है,
वो सोच अगर सामने आएगी तो उसका असर जो है नेशनल लेवल पे भी पड़ेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भी यही कोशिश है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे केरला के अंदर बहुत ज्यादा कैंपेन नहीं कर रही है। वो कुछ एक गिने चुने जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही वो जो है कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो उससे ये लगता है कि वो उनका फोकस ये है कि किसी तरह से जो है कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जाए, और बहुत ज्यादा तो अटैक जो है वो कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। ये यही चीज मैं जानना चाह रहा था भाई आपसे कि आइडियोलॉजिकली राइट विंग की है बीजेपी, उसकी सोच फार राइट है, और जो एलडीएफ है वहां पर या लिफ्ट का टोटल लेफ्ट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। कहा जाता है कि कोई दो धाराएं मिल सकती हैं, लेकिन इन दोनों के मिलन नहीं हो सकता कभी। लेकिन केरल एक ऐसी स्टेट है जहां पर कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या जिस तरह से भी कहे, लेफ्ट तक को सपोर्ट करने को तैयार, मतलब इनडायरेक्टली जो है। तो क्या आइडियोलॉजी कहीं पीछे रह जाती, कांग्रेस से नफरत ज्यादा ऊपर हो जाती है यहाँ पर बीजेपी के लिए? देखिए, इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भी यही बन के उभर के आया है, क्योंकि सबसे पहले जो है राहुल गांधी ने यहाँ पे अपनी चुनाव पर जो रैली की, और वो ऑनलाइन उन्होंने जो है एड्रेस किया था यहाँ पे रैली को, क्योंकि सोनिया गांधी हॉस्पिटल में थी तो उनको आना उनके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने सबसे बड़ा इल्जाम या आरोप ये लगाया कि केरला के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, और इसके चलते ऐसा किया जा रहा है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए हो सकता है वो लोग जो है किसी तरह से अंडर हैंड जो है कोई डील करे। और ये डील की बात जो है काफी बड़े जोरों शोरों से अभी पूरे केरला के अंदर चर्चा विषय बना हुआ है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा भी है इस समय वो जो उछल रहा है। और दूसरी तरफ सीपीएम भी जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये डील असल में जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और वो एलडीएफ को हराना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें भाजपा के लिए जो है सबसे बड़ा निशाना, मैंने जैसे पहले कहा, वो कांग्रेस है, क्योंकि उनको सीपीएम से जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कोई खतरा नहीं है। उनको खतरा सिर्फ कांग्रेस से है कि अगर वो रिवाइव हो गई तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जाहिर है भाजपा को होगा। तो इसलिए वो केरला में जीत का जो अगर कोई भी वो बनता है माहौल, तो उससे पूरे देश में कांग्रेस को एक रिवाइवल का मौका मिलेगा। तो वो नहीं चाहते कि वो रिवाइवल जो है कांग्रेस यहाँ पे कर पाए। तो और दूसरी बात यह है कि वो चाहते हुए भी सीपीएम के खिलाफ वो बहुत ज्यादा अटैक इसलिए नहीं कर रहे कि जो सीपीएम के खिलाफ वोट पड़ना है वो कहीं कांग्रेस को ना चले जाए। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि लेफ्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा तेजी से अटैक किया जाए। तो ये एक जो है मुद्दा बहुत तेजी से और काफी व्यापक तौर पे इस पर चर्चा हो रही है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अभी हमने देखे कुछ इंटरव्यूज, कुछ वो जो मुख्यमंत्री है वहां के, केरल के मुख्यमंत्री, तो उनकी अटैक ऑफ लाइन ऑफ अटैक जो है वो राहुल गांधी की तरफ थी। लेफ्ट की और भी जो बयान आ रहे हैं वहां से, राहुल गांधी निशाने पर है। पहली बात तो ये कि चाहे बीजेपी हो चाहे लेफ्ट हो, वहां लोकल इश्यूज की बजाय राहुल गांधी को क्यों निशाना बना रहे हैं? और दूसरी बात, क्या ये चेंज आपको केरल से दिखाई दे रहा है? इस देश को ये चेंज दिखाई देगा कि जहां हर विधानसभा चुनाव या हर चुनाव मोदी के आसपास लड़ा जाता था, मोदी के आसपास घूमता था, केरल ऐसा राज्य है जहां चुनाव राहुल गांधी के आसपास घूम रहा है? देखिए प्रदीप जी, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बीजेपी जो है एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है केरला के अंदर। यहाँ जो लड़ाई बहुत साफ है वो वाम मोर्चा और कांग्रेस वाले मोर्चे के बीच में है। बीजेपी जो है कहीं आसपास नहीं है, और हमने पीछे देखा कि उनका तो वोट परसेंटेज काफी घट भी गया है। इसलिए लेफ्ट भी नहीं चाहता कि वो बीजेपी के ऊपर ज्यादा फोकस करके जो है अपना फोकस यूडीएफ से हटा दे। तो ये लड़ाई इन दोनों की है। लेकिन कल अगर बीजेपी बहुत पावरफुल तरीके से केरला में बन उभर के आती है तो यकीन मानिए कांग्रेस और वाम मोर्चा इकट्ठा भी हो सकता है केरला के अंदर, जिस तरह से कई राज्यों में हुआ है। तो लेकिन आज की स्थिति में वो उन दोनों को जो है आपस में आने की या कोई एक दूसरे के ऊपर प्रहार ना करने की कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और ये लड़ाई बेसिकली वाम मोर्चा और कांग्रेस वाले मोर्चे के बीच में ही है। और इसीलिए जो है ये पहनापन जो अटैक में है वो एक दूसरे के खिलाफ है। जिस तरह से पिनराई विजयन राहुल गांधी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसी तरह राहुल गांधी भी उसी क्या कहते हैं तेज तरार तरीके से
पिनराई विजयन के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्यों पिनराई विजयन के ऊपर आज तक कोई केस नहीं बना, जबकि मेरे ऊपर 40 केस हैं और मुझे 3 दिन लगातार ईडी ने जो है वो जांच करवाई मेरी, और लेकिन पिनराई विजयन के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे राज है, क्या ये बीजेपी और सीपीएम के बीच में कोई अंडरहैंड डील है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये अटैक जो है दोनों तरफ से है। तो ये अटैक, मैं जैसे पहले कहा, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस और सीपीएम के बीच में है, तो ये हमेशा से उन दोनों के बीच में जो है ये तकरार रहेगी केरला के अंदर। जी। तो एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है, अगर हम कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कुछ लोगों की जो पर्सनल वो है, वो स्टेक भी दांव पर है। आइदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, ये 4 बड़े नाम हैं। ये केरल चुनाव जो है, इन चारों की जो अपनी पर्सनल इमेज है, वो भी दांव पर है। जी बिल्कुल, दाव पे पर्सनल इमेज तो है ही है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। एक तो दो बातें मैं कहना चाहूंगा इसमें। एक तो जो वाम मोर्चा की सरकार दोबारा आई थी केरला के अंदर, वो एक दूसरी परिस्थिति में आई थी। उस टाइम कोविड था, कोविड के बाद फिर यहाँ पे जो है उस दौरान ही बहुत बड़े फ्लड्स हुए थे 2018 के बीच में। उस टाइम जो है केरला की सरकार ने बहुत लोगों की मदद की, जिससे उनको जो है काफी गुडविल उन्होंने अर्जित किया लोगों का, और वही गुडविल जो है इलेक्शन तक गया और उनको 100 सीट के आसपास मिली। लेकिन आज के इस माहौल में कोई ऐसी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग वो नहीं है जनता के बीच में कि उनको वोट करना है। लेकिन जो सीपीएम का कहना है कि उन्होंने जो भी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट किया है, अगर उसकी कंटिन्यूटी चाहते हो तो आप हमें जो है वापस सत्ता में लाए, तभी ये डेवलपमेंट प्रोसेस जो आगे चलेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक नया उन्होंने वो किया है कि उन्होंने 5 गारंटी दी है केरला के अंदर। 5 गारंटी में जैसे फ्री ट्रैवल फॉर विमेन केरला की ट्रांसपोर्ट बसेस में, उसके बाद 1,000 रुपया प्रति माह जो है बच्चियों के लिए, जो स्कूल जो कॉलेज में पढ़ रही बच्चियां हैं उनको 1,000 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस। उस तरह 25 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस स्कीम हर परिवार के लिए, जो कि उम्मन चांडी के नाम पे किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो वेलफेयर पेंशन हैं वो अभी 2,000 है प्रति माह, उसको 3,000 बढ़ा देंगे। तो ऐसे कई अट्रैक्टिव चीजें उन्होंने जनता के सामने रखी है। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या ये लीडर्स की जो छवि है या उनका भी फ्यूचर दाव पर है, मुझे तो लगता है कि सिर्फ उनका फ्यूचर नहीं, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि कांग्रेस के लिए भी बहुत जरूरी है ये चुनाव। तो उस इंपॉर्टेंस को मेरे ख्याल से सारे कांग्रेस के नेता समझ चुके हैं, और उनके अंदर एक फीलिंग है कि किसी तरह से जो है इस बार चुनाव जीतना है, और बाकी जो भी उनके आपसी मतभेद हैं उनको किनारे रखिए और जनता के सामने एकजुट होकर जो है इस चुनाव को लड़ा जाए। तो वो कांग्रेस जी। ने इस बार थोड़ा सा वो नजर आ रहा है कांग्रेस के अंदर। जी, जी, जी। खैर, एक चीज़ और है, केरल का चुनाव कांग्रेस के लिए क्यों इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं दर्शकों को बता दूँ कि कुछ बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कई बार ये बात कही है कि 2029 तक कांग्रेस की एक भी राज्य सरकार नहीं रहेगी। ये प्लान बीजेपी का था कि 29 तक, क्योंकि कर्नाटक में भी पहले चुनाव हो जाएगा, हिमाचल में होगा, तेलंगाना में होगा, और बीजेपी को लगता है कि वो तीनों जो है वो कांग्रेस हारेगी। तो उनका प्लान था कि 2029 तक है, मतलब प्लान कि 2029 तक कांग्रेस को स्टेटलेस पार्टी बना देना है। लेकिन केरल अगर जीतती है, तो ये तो तय है कि अगर सारे चुनाव कांग्रेस हार भी जाए, तो केरल एक राज्य तो कांग्रेस के पास रहेगा ही 29 के लिए। तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेट्स को जीतने की शुरुआत किसी ऐसे राज्य से किया जाए जिसकी इमेज पूरे भारत में दूसरे राज्यों से अलग हो, पढ़ी लिखी स्टेट, समझदार स्टेट, जिसको समझा जाता हो। तो एक चुनाव के कई संदेश निकलते हैं, और केरल से कांग्रेस अगर जीतती है तो बहुत सारे पॉजिटिव संदेश निकलेंगे, और अगर हारती है तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क होने में कोई कसर छूटेगी भी नहीं, ये भी तय है। इन्वेस्टर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमसे जुड़े। फिर आपसे दोबारा चुनाव के बीच में, और फिर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद और मतदान के दिन या फिर वोटिंग के दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।